नमस्कार दोस्तों, हम ये पीसीएस 2003 का पेपर देख रहे हैं। इसमें जितने भी समसामयिक प्रश्न थे उनको हटा दिया गया है। केवल उन प्रश्नों को ही रखा गया है जो आगे आगामी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? पहला ऑप्शन है चालुक्य, दूसरा चोल, तीसरा कदंब, चौथा ऑप्शन है कलचुरी। तो कौन से थे जो शासक अपने शासन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित करते थे? सही उत्तर हो जाएगा चोल। ठीक है, तो चोल जो थे ये ऐसा करते थे। व्याख्या देख लेते हैं। चोल प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद राजा का होता था। चोलकालीन शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। राजा का पद वंशानुगत व्यवस्था पर आधारित था। राजा के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था थी। राजकीय आदेशों का क्रियान्वयन औलय नामक अति विशिष्ट अधिकारी किया करते थे। राजा के प्रधान सचिव को कहा जाता था औलय नायकम। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को पेरुंद्रम एवं निम्न श्रेणी के जो पदाधिकारी थे वो शैरुंद्रम कहलाते थे। इस समय अधिकारियों का वेतन भुगतान नगद रूप में ना करके बल्कि भूमि के रूप में किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। पहला ऑप्शन है तांबे के बर्तनों के लिए, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण आभूषणों के लिए, तीसरा ऑप्शन है लोहे के यंत्र उपकरणों के हेतु और चौथा ऑप्शन है हाथी दांत के काम हेतु। तो किस लिए वारंगल प्रसिद्ध था? सही उत्तर आपका हो जाएगा लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। व्याख्या देख लेते हैं। वारंगल लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था क्योंकि इसके आसपास लोहे के और कोयले की खानें थीं, जिसके कारण लोहा वारंगल से आसानी से उपलब्ध हो जाता था। वारंगल कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में था। अगला प्रश्न है कि निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश बताना है, कौन सा था? पहला ऑप्शन है चालुक्य, दूसरा है पल्लव, तीसरा है राष्ट्रकूट, चौथा है सातवाहन। सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा होगा सबसे पुराना राजवंश इन निम्न में से। सही उत्तर है सातवाहन, इनमें से सबसे पुराना है। सातवाहन वंश का शासनकाल जो था ये 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक था। इस वंश की स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति ने कर्णवंशी सुशर्मा की हत्या करके की थी। यह राजवंश आंध्र या सातवाहन वंश दोनों नाम से विख्यात है। सिमुक के विषय में अधिकांश जानकारी पुराण एवं नानाघाट प्रतिमा लेख से मिलती है, अतः सबसे प्राचीन राजवंश सातवाहन है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि नानाघाट जो प्रतिमा है, ये जो नानाघाट अभिलेख है आपका, ये भी सातवाहन वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो कहाँ पे किया था? पहला ऑप्शन है कन्नौज और प्रयागराज में, दूसरा ऑप्शन है थानेश्वर, प्रयाग और थानेश्वर में, तीसरा ऑप्शन है थानेश्वर एवं वल्लभी में, चौथा ऑप्शन है वल्लभी और प्रयाग में। तो कहाँ पे किया था? सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज और प्रयाग में किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। पहले इसकी राजधानी थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज हो गई। हर्ष ने लगभग 643 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। हर्ष द्वारा प्रयाग में आयोजित सभा को मोक्ष परिषद भी कहा गया। हर्षवर्धन ने महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कन्नौज में एक विशाल धार्मिक सम्मेलन और इसके बाद प्रयाग में महासम्मेलन बुलाया। इसके साथ ही हर्ष एक प्रतिष्ठित नाटककार एवं कवि था। इसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की भी रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित कथनों पर विचार करना है। चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है बताना है। पहला ऑप्शन है विहार पूजा स्थल होते थे, जबकि चैत्य जो थे बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। दूसरा ऑप्शन है कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार जो है निवास स्थान होता है। तीसरा ऑप्शन है दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। चौथा ऑप्शन है कि विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते थे। तो बताना है चैत्य और विहार में क्या अंतर है। सही उत्तर आपका हो जाएगा कि चैत्य जो होते थे ये चैत्य पूजा स्थल होते थे, जबकि विहार जो होते थे ये निवास स्थल होते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण यह है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो बताना है कि कथन कारण दोनों सही है। कथन कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है, और कारण कथन गलत है, कारण सही। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ, इसमें व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ के जो आगंतुर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। महाजनपद का काल है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक था। इन 16 महाजनपदों में एक मल्ल राज्य भी था जिसकी राजधानी कुशीनारा अर्थात कुशीनगर थी। कुशीनगर की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है। गौतम बुद्ध का निधन यानी महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में ही हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है भगवती दुर्गा, दूसरा है भगवती पार्वती, तीसरा ऑप्शन है भगवती लक्ष्मी और चौथा ऑप्शन है भगवती सरस्वती। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भगवती सरस्वती जो थी ये भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी थी। और व्याख्या देख लेते हैं। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में है। यहाँ पर भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री स्थापित हैं। भोजशाला का निर्माण परमार वंश के शासक राजा भोज ने सन 1035 ईस्वी में संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजनालय कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 है कि इस तरफ सूची 1 में शासक दिए हैं, सूची 2 में दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं, उपाधि दी गई है। तो बताना है कि कौन सी किसकी उपाधि है। पहला मिलाते हैं चंद्रगुप्त को जो है किस नाम से भी जाना जाता था? आप जानते हैं चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता था। बिंदुसार के लिए देखिए तो अमित्रघात कहा जाता था, इसकी उपाधि थी। अशोक प्रियदर्शी कहलाया और चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता था। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा इसका सी। तो आप यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं। चंद्रगुप्त जो था ये इसको सेंड्रिकोटस का उपनाम था। बिंदुसार को अमित्रघात और अमित्र चेडस भी कहा जाता था, इलेक्ट्रोडेकेडस भी कहते थे। अशोक का प्रियदर्शी नाम था। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो पहला ऑप्शन है 8 मंत्री, दूसरा है 8 तेलुगु कवि, तीसरा है 8 महान सेनापति, चौथा है 8 परामर्शदाता। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 तेलुगु कवि जो थे वो अष्ट दिग्गज कहलाते थे। ठीक है, और इन अष्ट दिग्गज के विषय में व्याख्या देख लेते हैं। कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य के महान विद्वान था। इसने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्तमाल्यद की रचना भी की थी। इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में आप देखेंगे कि सूची 1 में स्थान है, सूची 2 में स्मारक है। तो कौन सा स्मारक जो है वो किस चीज़ के लिए संबंधित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं एक गुफा कहलाती है। तो एलिफेंटा क्या है? गुफा है। श्रवण बेलगोला क्या है? ये एक मूर्ति है। ठीक है, और खजुराहो जो है ये मंदिर हैं, और सांची जो क्या है? एक स्तूप है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। पहला ऑप्शन है अलवार संतों ने, दूसरा ऑप्शन है सूफी संतों ने, तीसरा ऑप्शन है सूरदास द्वारा, चौथा है तुलसीदास द्वारा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। व्याख्या देखते हैं। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार भक्तों द्वारा की गई। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा ये आंदोलन लाया गया। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार तथा इस्लाम और हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना था। इन संतों ने भक्ति मार्ग को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हुए ज्ञान एवं भक्ति में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। इनकी प्रवृत्ति निर्गुण भक्ति की थी। निर्गुण संप्रदाय के अन्य संत जो थे वो कबीरदास थे, गुरु नानक थे, दादू दयाल इत्यादि थे। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ वंश दिए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिए हैं। तो बताना है कौन सा किससे संबंधित है। तो आप इसको मिलाने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे आदिल शाह जो है ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था बीजापुर से। इसके बाद कुतुब शाही वंश आप देखेंगे कहाँ से संबंधित था? तो ये गोलकुंडा का था। फिर इसके बाद निजाम शाही जो था आपका अहमदनगर से, और इमाद शाही जो था ये बारात से था। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कूट 1 को देखेंगे तो कूट चौथा जो है आपका सही निकलेगा। बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद 5 राज्य अस्तित्व में आए। ये राज्य कौन से थे? अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था, बरार था और बीदर था। सन 1490 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर को स्वतंत्र कर वहां आदिल शाही वंश की स्थापना की। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर की गोल गुंबद का निर्माण कराया था। 1490 ईस्वी में मलिक अहमद ने स्वतंत्र अहमदनगर राज्य की स्थापना कर निजाम शाही वंश की स्थापना की। 1518 ईस्वी में कुली कुतुब शाह द्वारा गोलकुंडा की स्थापना की।
कुतुबशाही वंश की नींव 1490 ईस्वी में फतहुल्लाह खां इमाद उल मुल्क ने बरार में स्वतंत्रता की घोषणा की तथा इमाद शाही वंश की स्थापना की। 1574 ईस्वी में अहमदनगर ने बरार को अपने राज्य में मिला लिया। 1527 ईस्वी में अमीर उल बरीद द्वारा बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना की गई। 1619 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही शासकों ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन से राज्य का संस्थापक कौन था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है और इसमें देखना है कि इसमें महिला शासिका दी गई हैं और कौन सी किस क्रम में थी, इसको बताना है आपको। तो आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले आपकी थी इनमें पद्मिनी, ठीक है। तो रानी पद्मिनी जो थी वो पहले नंबर पे आएंगी। उसके बाद जो है आपका आएंगी इसमें दुर्गावती हो जाएंगी। फिर इसके बाद आपका आएंगी ताराबाई और इसके बाद अंत में अहिल्याबाई, ठीक है। तो ये क्रम होगा। तो पहले पद्मिनी, फिर दुर्गावती, फिर ताराबाई और फिर अहिल्याबाई। सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बी, ठीक है। तो सही है डी 3 2 4 1, ठीक है। तो 3 2 4 1 आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिमी मेवाड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी। अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय सन 1303 ईस्वी से जुड़ी हुई है। एक लोक कथा प्रचलित है कि अलाउद्दीन की निगाह रतन सिंह की रूपवती रानी पद्मिनी पर लगी हुई थी, जिससे उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। दुर्गावती 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शासन कर रही थी, जिसकी राजधानी चौरागढ़ थी। उसे अकबर ने पराजित किया था। उसकी मृत्यु 1564 ईस्वी में हुई। ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को 1700 से 1707 ईस्वी तक मुगलों गद्दी पर बैठा मुगलों से संघर्ष जारी रखा। अहिल्याबाई जो थी ये होलकर वंश की थी। इनकी राजधानी इंदौर थी और इन्होंने 1765 ईस्वी से 1795 तक शासिका रही। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध जो था वो किसके बीच हुआ था? पहला ऑप्शन है चोल और उत्तर चालुक्यों के मध्य, दूसरा ऑप्शन है चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य, तीसरा ऑप्शन चोल और होयसल के मध्य और चौथा है चोल और पांड्यों के मध्य। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध। व्याख्या देखते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। सन 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने तकोल्लम युद्ध के चोल शासक परांतक प्रथम को बुरी तरह पराजित किया। राष्ट्रकूटों की इस विजय ने चोल साम्राज्य को गहरा आघात लगा। परांतक प्रथम के मरने के बाद लगभग 3 दशक तक चोल राज्य दुर्बलता और अव्यवस्था का शिकार रहा। परांतक प्रथम के बाद क्रमशः गुडरादित्य और परांतक द्वितीय और उत्तम चोल जो थे चोल वंशी शासक हुए। इसमें योग्य जो था वो परांतक द्वितीय हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है आपका खिलाफत आंदोलन, दूसरा है व्यक्तिगत सत्ता का आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। तो किससे संबंधित नहीं रहे? गांधी जी जो थे स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं रहे। गांधी जी ने सन 1915 ईस्वी में भारत आए। भारत आने के बाद उनका प्रथम सत्याग्रह था चंपारण का 1917 का सत्याग्रह। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में 1920-1922 ईस्वी में, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो इन दोनों आंदोलन किया था 1940 ईस्वी में तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में अपनी भूमिका को अदा किया। स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905-1906 ईस्वी में, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। स्वदेशी आंदोलन जो था ये बंगाल में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है सरदार पटेल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल जो थे ये आपके संबंधित थे। सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल ने कैबिनेट मिशन योजना का पूर्ण रूप से समर्थन किया था। 17 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की कि मंत्रिमंडल का एक शिष्टमंडल भारतीय नेताओं में से सत्ता हस्तांतरण के प्रश्न पर बातचीत के लिए भारत जाएगा। सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस की सदस्यता वाली मंत्रिमंडल आयोग जो था 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इसने भारत की संघीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रस्ताव रखे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी
कितनी थी? पहला ऑप्शन है 7 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 20 वर्ष, तीसरा है 50 वर्ष, चौथा है 70 वर्ष। तो जब वो 50 वर्ष के थे तब उनके एक महान चित्रकार के रूप में उभरे। व्याख्या देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को देवेंद्रनाथ टैगोर तथा शारदा देवी की 14वीं संतान के रूप में हुआ था। 1913 ईस्वी में इनकी रचना थी गीतांजलि, के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने 1909 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की, जो 1918 में विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। इन्होंने अपनी उम्र का अर्ध दशक पार करने के बाद चित्रकला प्रारंभ की। इन्होंने लगभग 3000 चित्र भी चित्रित किए थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला आपका दिया हुआ है कि एक तरफ घोषणाएं और प्रस्ताव है, दूसरी तरफ आपके शासक हैं, तो किसने कौन सी घोषणा की थी इसका आपको मिलान करना है। तो इसको मिलान करेंगे। चलिए मिलान करते हैं। तो अगस्त घोषणा जो थी ये संबंधित है आपका मॉन्टेगू से संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव जो है आपका संबंधित है लॉर्ड लिंथगो से। इसके बाद आया है आपका अगस्त संकल्प, तो ये संबंधित था आपका गांधी जी से, और प्रत्यक्ष कार्रवाई संबंधित थी जिन्ना जी से। तो ये जो है इसका सही मिलान है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? पहला ऑप्शन है अगला प्रश्न है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? पहला ऑप्शन है बारदोली आंदोलन, दूसरा है चंपारण सत्याग्रह, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा है असहयोग आंदोलन। सही उत्तर इसका क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गिरफ्तार हुए थे। आचार्य विनोबा भावे 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। कारण यह है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को सन 1942 ईस्वी में कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने का प्रयास के लिए कहा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सन 1915-16 ईस्वी में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, जिसके नेतृत्व में हुई थी होम रूल लीग आंदोलन। तो पहला ऑप्शन है तिलक और एनी बेसेंट, दूसरा ऑप्शन है तिलक और अरविंद घोष, तीसरा ऑप्शन है तिलक और लाला लाजपत राय, चौथा ऑप्शन है तिलक और विपिन चंद्र पॉल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में आरंभ की गई थी। व्याख्या देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में आरंभ किया गया था। तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। इनके द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत, बरार तथा फैला हुआ था। तिलक ने नासिक में लीग की पहली वर्षगांठ मनाई। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 को मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक के होम रूल लीग के प्रभाव क्षेत्र से बाहर के सभी हिस्सों में लीग के प्रभाव को फैलाने की जिम्मेदारी एनी बेसेंट पर थी। होम रूल लीग के सर्वाधिक कार्यालय मद्रास में थे। तिलक ने अपने पत्र मराठा एवं केसरी तथा एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और के माध्यम से गृह शासन का जबरदस्त प्रचार किया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में? पहला ऑप्शन है ह्यूम
मरहूम, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है लोकमान्य तिलक, चौथा है महात्मा गांधी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकमान्य तिलक को ऐसा माना जाता था। भारतीय शांति जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है वो कोंकण तट के रत्नागिरी नामक स्थान पर 23 जुलाई 1856 को ईस्वी को हुआ था। ये कांग्रेस के उग्र विचारधारा के समर्थक थे। इनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वैलेंटाइन शरोल ने इन्हें भारतीय शांति का जन्मदाता कहकर पुकारा है। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? आर्कटिक होम ऑफ द वेदास और गीता रहस्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया था? पहला ऑप्शन है पृथ्वी सिंह आजाद, दूसरा ऑप्शन है सोहन सिंह जोश, तीसरा है उधम सिंह, चौथा ऑप्शन है सरदार किशन सिंह। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उधम सिंह ने मारा था। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। पहला ऑप्शन है बंगाल प्रेसिडेंसी में, दूसरा है मद्रास प्रेसिडेंसी में, तीसरा बंबई प्रेसिडेंसी में, चौथा है मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी दोनों में। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी दोनों में ही। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंदर प्रत्येक भूमिदार भूमि का स्वामी होता था। इसके पास भूमि को रेहन रखने और बेचने का अधिकार होता था। भूमि कर न देने की स्थिति में उसे भू स्वामित्व के अधिकार से वंचित होना पड़ता था। पहली रैयतवाड़ी व्यवस्था सन 1792 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर द्वारा 12 माइल जिले में लागू किया गया था। टॉमस मुनरो जिस समय मद्रास का गवर्नर था उस समय इसने कुल उपज के तीसरे भाग को भूमि कर का आधार मान मद्रास में इस व्यवस्था को लागू किया था। सन 1864 ईस्वी में कंपनी सरकार की कुल उपज का 50% लगान के रूप में निश्चित किया। बंबई में सन 1835 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। यहाँ पर भूमि की उपज की आधी मात्रा कार के रूप में निर्धारित की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कार्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली जिसने सहायक संधि प्रणाली। इसमें बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं, तो सुमेलित आपको बताना है। तो लॉर्ड कार्नवालिस जो है स्थायी बंदोबस्त दिया था, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि दी थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने व्याख्यान 1829 का 7वां रेगुलेशन दिया था। सही है, तो सही गलत उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग का। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा 1813-1823 ईस्वी में इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो 1775 से 82 में हुआ था, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1804 हुआ था, ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। तो तृतीय वाला किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, दूसरा ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तीसरा ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, चौथा ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 909। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। यह पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई। पहली बार विधि निर्माण कार्य में भारतीयों के सहयोग लेने का प्रयास किया गया। वायसराय की परिषद में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया, सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई। कानून निर्माण के लिए वायसराय की काउंसिलिंग कम से कम 6, अधिकतम से अधिकतम 12 जो थे सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार वायसराय को दिया गया। इस अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार बंबई और मद्रास प्रांतों को विधि निर्माण और उसमें संशोधन का अधिकार पुनः प्रदान कर दिया गया, पर उनके द्वारा निर्मित कानून तभी वैध माने जाते थे जब उन्हें वायसराय वैध ठहराता था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? पहला ऑप्शन है स्वतंत्र पार्टी 1935 ने, दूसरा ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, तीसरा ऑप्शन है मुस्लिम लीग ने 1942 में, चौथा ऑप्शन है सर्वदलीय सम्मेलन 1946 ईस्वी में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी 1936 ईस्वी में संविधान सभा में विचार का सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा द्वारा का विचार सर्वप्रथम कांग्रेस की पार्टी ने 1936 ईस्वी में रखा था। दिसंबर 1936 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम को पूर्ण रूप से अस्वीकार करके भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बुलाने की मांग की गई। यह वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? पहला ऑप्शन है गुरु हरगोविंद सिंह, दूसरा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, तीसरा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, चौथा ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव ने जो है खुसरो की सहायता की थी। मुगल सम्राट जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। खुसरो को सिख गुरु अर्जुन देव ने धन और आशीर्वाद से सहायता दी थी, जिससे नाराज होकर जहांगीर ने उसे 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया, आध्यात्मिक कर लगाया और एवं स्वर्ण मंदिर की नींव रखी।
निम्न में से सोना, तांबा, लोहा, कोयले के सही क्रम का चयन करना है कि कहाँ पे कौन सा मिलता है। तो आपको पहले बताना सोना कहाँ मिलता है, तांबा कहाँ मिलता है, लोहा कहाँ मिलता है, कहाँ कोयला मिलता है। तो इसमें देखेंगे आप क्रम इसको सजाना है। तो इसका सही क्रम इसका क्या हो जाएगा, देखिए सोना जो है ये कोलार की खानों से मिलता है, तो पहला तो ये, अब इसमें और कहीं कोलार दिया भी नहीं है पहले ऑप्शन में, तो जाहिर सी बात है कि यही सही होगा। तो सोना हो गया कोलार से, तांबा हो गया खेतड़ी से, और लोहा हो गया कुद्रेमुखी खानों से, और झरिया हो गया कोयले के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, तो अब इसका व्याख्या भी देख लीजिए। सोना जो है ये कोलार की खानों से मिलता है, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। तांबा खेतड़ी से मिलता है, राजस्थान में है। लोहा जो है कुद्रेमुख की खानों से मिलता है, कर्नाटक में है। कोयला जो है झरिया, झारखंड से मिलता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है, क्यों है। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम उद्योग के कारण, दूसरा ऑप्शन है तांबा धातु के कारण, तीसरा है अपरक के कारण, चौथा है इस्पात उद्योग के कारण। सही उत्तर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम उद्योग के कारण जो है मध्य प्रदेश में कोरबा का विशेष महत्व है। कोरबा एल्युमिनियम उद्योग के कारण प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया। अगला प्रश्न है कलपक्कम प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, दूसरा ऑप्शन है रक्षा प्रयोगशाला के कारण, तीसरा ऑप्शन है रॉकेट प्रक्षेपण के केंद्र हेतु, चौथा ऑप्शन है अंतरिक्ष केंद्र हेतु। सही उत्तर क्या हो जाएगा, परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है कलपक्कम। दो राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्य के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो इसमें सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो ये उसका सही उत्तर होगा। आप पहला देखिए तो हिमाचल प्रदेश नहीं बना रहा था। ठीक है, इसमें कहीं तो हरियाणा नहीं बनाता है, फिर इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है इसमें। ठीक है, तो सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय आसाम की मुख्य फसल है। दूसरा कथन है कि कहवा जो है तमिलनाडु की मुख्य फसल है। तीसरा है तंबाकू आंध्र प्रदेश के विस्तृत पैमाने पर उगाया जाता है। चौथा है कि जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। अब इसमें बताना है कि कौन कौन से कथन जो है वो सही हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए चाय असम की मुख्य फसल है, इसके अलावा तंबाकू भी आंध्र प्रदेश में काफ़ी मात्रा में होता है। ठीक है, तो सही उत्तर 1 और 3 होगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। चाय असम की मुख्य फसल है। देश के कुल चाय उत्पादन में असम का हिस्सा लगभग 51% है। तंबाकू की खेती आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है। कहवा जो है कर्नाटक की मुख्य फसल है। ठीक है, जूट जो है सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल में होता है। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल चावल है, इसलिए इसे राज्य का धान का कटोरा भी कहा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ उद्योग दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं, तो बताना है कि कौन सा कहाँ पे है। तो आप देखेंगे भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, फिर बोकारो देखेंगे तो ये झारखंड में है, दुर्गापुर जो है ये आपका पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, और राउरकेला कहाँ पे, ये है उड़ीसा में। तो आपका ये सही मिलान हो जाएगा, सही मिलान होगा बी। ठीक है, तो सही मिलान है। व्याख्या देख लेते हैं उपरोक्त प्रश्न का सही मिलान क्या है। भिलाई जो है देखिए ये छत्तीसगढ़ में है, और किसकी सहायता से बनाया गया था, रूस की सहायता से। बोकारो जो है ये रूस की सहायता से बना है झारखंड राज्य में। दुर्गापुर जो है ये ब्रिटेन की सहायता से बना है पश्चिम बंगाल में, और राउरकेला है जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, तीसरा है सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण इन शहरों का सही क्रम बताना। अच्छा, तो आपको नॉर्थ से साउथ तक में बताना है कि पहले कौन सा पड़ेगा उसके बाद कौन सा पड़ेगा। तो आप इनको देखेंगे तो इसमें पहला पड़ेगा आपका जंजीरा, उसके बाद आपका पड़ेगा सिंधुदुर्ग, इसके बाद आपका पड़ेगा कन्नूर, और अंत में पड़ेगा नागरकोइल। ठीक है, इसके बाद नागरकोइल। तो आपका क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा जंजीरा, फिर हो जाएगा सिंधुदुर्ग दूसरे नंबर पे, फिर हो जाएगा कन्नूर, और फिर हो जाएगा नागरकोइल। सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, नागरकोइल ये तमिलनाडु का प्राचीनतम शहर है जो लक्षद्वीप सागर तट पर बसा है। भारत के पश्चिम तटीय नगरों पर सर्वाधिक दक्षिण में स्थित है। कन्नूर जो है ये पौंडीचेरी का प्राचीनतम नगर है। सिंधुदुर्ग जो है ये महाराष्ट्र का प्राचीनतम शहर है, और जंजीरा जो है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, और सिंधुदुर्ग और जंजीरा दोनों ही अरब सागर। अगला प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। पहला ऑप्शन है अंडमान को निकोबार द्वीप से, दूसरा ऑप्शन है अंडमान को म्यांमार से, तीसरा ऑप्शन है भारत को श्रीलंका से, चौथा ऑप्शन है लक्षद्वीप को मालदीव से। तो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको, सही उत्तर हो जाएगा अंडमान को निकोबार द्वीप से। 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीपों से अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल दक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया हुआ है आपके विहार दिए गए हैं, पक्षी विहार, और दूसरी तरफ आपके जिलों के नाम दिए हैं, तो कौन सा कहाँ पे है, चलिए मिलान करते हैं। तो नवाबगंज पक्षी विहार जो है आपका ये उन्नाव में है।
इसके बाद ओखला जो है ये आपका गाजियाबाद नोएडा की तरफ पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है और भारतीय अंगा गोड्डा में है। तो सही मिलान जो होगा वो ये होगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पहला ऑप्शन है कश्मीर घाटी में, दूसरा है शांत घाटी में, तीसरा है सुरमा घाटी में, चौथा है फूलों की घाटी में। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सही उत्तर होगा शांत घाटी में, शांत घाटी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाली मुख्य फसलें हैं। पहला ऑप्शन है चाय, रबर, नारियल, कहवा, दूसरा है चाय, रबर, सूरजमुखी, सोयाबीन, तीसरा है ऑप्शन चाय, केला, अंगूर, नारियल, चौथा ऑप्शन है चाय, रबर, नारियल, सोयाबीन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चाय, रबर, नारियल और कहवा। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। कारण है कि यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। तो आप देखेंगे इसमें कथन जो है वो सही है, लेकिन जो कारण है वो सही नहीं है। ठीक है, तो अग्रणी राज्य नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं, भारत में पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक राज्य है जहाँ प्रमुखता बासमती चावल निर्यात किया जाता है। कथन एक ए जो है वो सही है। भारत में सबसे अधिक चावल जो है वो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है डेनमार्क, दूसरा फिनलैंड, तीसरा ऑप्शन है नॉर्वे, चौथा है स्वीडन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेनमार्क जो है वो स्कैंडिनेवियन जो देश होते हैं उनमें शामिल नहीं है, जबकि अन्य देश सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विली विली है। विली विली क्या है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा है टाइफून, तीसरा है बहुत ऊंचा ज्वार, चौथा ऑप्शन है भारत के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है आपका ऑस्ट्रेलिया पर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, विली विली जो है ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट के समीप होने वाला है उष्णकटिबंधीय तीव्र तूफानों का कहते हैं। ये चक्रवाती तूफान पश्चिमी प्रशांत के तटीय क्षेत्रों तथा चीन सागर में आने वाले लघु, प्रबल एवं भ्रमित उष्णकटिबंधीय तूफान को टाइफून कहते हैं। जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एक सीन में आ जाते हैं उस समय बहुत अधिक आयाम के ज्वार भाटे आ जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा में कार्य करता है, जिसके कारण वह और अधिक बल प्रबल हो जाता है। इसे वृहद ज्वार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? पहला ऑप्शन आप देखेंगे अंशन, लोहा और इस्पात से। तो आपको बताना सुमेल क्या है, कौन सा नहीं है। तो आप देखेंगे अंशन जो है यहाँ पे लोहा और इस्पात उद्योग पाया जाता है। डेट्रॉइट में आप देखेंगे कि ऑटोमोबाइल भी पाया जाता है। जो चेलियामिंस्क है ये पौध निर्माण के लिए प्रसिद्ध नहीं है। मिलान जो है ये रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो गलत जो आपका ऑप्शन सही होगा वो सी होगा कि ये सुमेलित नहीं है। सम्मिलित देख लेते हैं, व्याख्या देखते हैं। तो अंशन जो है आप देखेंगे लोहा और इस्पात के लिए उद्योग के लिए जाना जाता है। डेट्रॉइट जो है ये ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। चेलियाबिंस्क जो है ये इस्पात कारखाने के लिए प्रसिद्ध है और मिलान जो है रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन नॉर्वे, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है यूएसए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूएसए में मिलते हैं व्हाइट पर्वत। ठीक है, तो व्हाइट पर्वत यूएसए में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन है कि मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि करता है। दूसरा कथन है कि बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण। तीसरा है नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा और गुणवत्ता में तेजी से गिरावट। चौथा है आधार रचना सुविधाओं को तेज उच्चीकरण। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती जनसंख्या वृद्धि करता है। बड़े नगरों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण होता है। नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि चीन की जनसंख्या वृद्धि दर नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई। कारण यह है कि एक बच्चा प्रति परिवार नीति का प्रजनन दर में कमी आई। तो आप देखेंगे कि दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, इसीलिए अब उसने जो है 1 चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया है अपने देश में। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश है केवल? कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड। तो कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है? कौन सा है? तो लाओस जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में एक स्थल अवरुद्ध देश है। दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थल अवरुद्ध देश लाओस है। ये चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है। लाओस गणराज्य का दक्षिण पूर्वी एशिया में सामरिक महत्व है। ये 1893 में फ्रांस के संरक्षण में रहा है। लाओस वर्ष 1949 में फ्रांसीसी संघ के अंतर्गत स्वाधीन गणराज्य बना। साम्यवादियों और रूढ़िवादियों में विरोधाभास होने के कारण ये राजनीतिक उथल पुथल बन गई। यहाँ पर 2 सितंबर 1975 को यहाँ पे गणतंत्र गणराज्य की घोषणा हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है आइसोबार वायु दाब से संबंधित है क्या? दूसरा है आइसो हाइट वर्षा से, तीसरा आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा से, चौथा आइसोबार। तो आप देखेंगे इसमें आइसो हेलाइन जो है वो बर्फ वर्षा से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य जो है वो संबंधित हैं। व्याख्या देख लेते हैं, तो आइसोबार जो है ये समताप को मिला दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। आइसो हाइट जो है इससे वर्षा की समान मात्रा
वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। आइसोहेलाइन जो होती है समुद्री जल में खारेपन की मात्रा को प्रदर्शित करने वाली रेखा होती है। और आइसोबाथ जो होती है समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखा। अगला प्रश्न है कि कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में विशेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। पहला ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है पीट। सही उत्तर क्या हो जाएगा? एंथ्रेसाइट में जो होता है अन्य की अपेक्षा ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होता है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 90% होती है। इसकी क्षमता उच्च तापीय होती है, जलते समय धुआं नहीं देता है एवं छूने पर हाथ काला नहीं होता है। इससे लकड़ी से 3 गुना और लिग्नाइट कोयले से 2.5 गुना अधिक ताप पैदा करता है। बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा 70 से 90% होती है। लिग्नाइट में भूरा कोयला भी कहते हैं, 45 से 70%, और पीट में 60% कार्बन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है। कारण यह है कि मानव क्रियाएं पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर यह होगा कि आपका कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, अर्थात प्रकृति से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, बल्कि मानवीय क्रियाएं और गतिविधियां इसे प्रदूषित करती हैं। मानव ने अपने स्वार्थ और लाभ के लिए नवीन प्रयोगों के द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। इससे पहले प्रदूषण का शिकार समस्त जैव समष्टि हो रही है। अगला प्रश्न है, डायनासोर थे क्या थे? पहला ऑप्शन है कि सिनोजोइक थे, सरीसृप। दूसरा ऑप्शन है मेसोजोइक, पक्षी थे। तीसरा ऑप्शन है पैलेजोइक, एम्फीबिया थे। चौथा है मेसोजोइक, सरीसृप थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। डायनासोर की उत्पत्ति जो थी मेसोजोइक युग में हुई थी। मेसोजोइक युग 7 करोड़ से 22 करोड़ वर्ष पूर्व तक के काल को कहते हैं। इस युग में पृथ्वी पर जल थल नभ में विचरने वाले लाखों सूक्ष्म से लेकर महाकाय जीव जंतु और वनस्पति की अनेक जातियों की बहुलता थी। इसी युग में डायनासोर जैसे विशाल काय सरीसृप का राज था। जैसे अवशेषों के अनुसंधान और विश्लेषण के आधार पर पता लगाया गया है कि लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व किसी खगोलीय दुर्घटना के कारण इन सभी विशालकाय प्राणियों का नाश हो गया। डायनासोर स्तनधारी बड़ी ही विशाल उरंग थे तथा जो निरामिष एवं बुद्धिहीन थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा भारत, तीसरा मलेशिया, चौथा है थाईलैंड। सही उत्तर क्या है? मलेशिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अम्ल वर्षा होती है। पहला ऑप्शन है बादल तक पहुंचकर ठंडे होने वाले अम्ल वाष्प के कारण। दूसरा है कि वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के कारण। तीसरा ऑप्शन है कि बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। चौथा ऑप्शन है बिजली चमकने और बादल फटने के मध्य जलवाष्प और विद्युत आवेशों के बीच प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह कौन सा है? पहला ऑप्शन है कोलंबो, दूसरा है कराची, तीसरा है कोलकाता, चौथा है मुंबई। तो सही है उत्तर क्या हो जाएगा? मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, इस रिट को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा है को वारंटो। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैंडेमस कहते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है धर्म प्रचार करने का अधिकार, दूसरा है सिखों को कपाण धारण करने रखने का अधिकार, तीसरा है कि राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, चौथा है कि धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कपाण धारण एवं रखने का अधिकार, राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 25 जो है अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप को मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों को प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदाय के बारे में स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा अध्यक्ष लोकसभा द्वारा, तीसरा है अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, चौथा है वित्त मंत्री द्वारा। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति
अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से केवल उसकी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 इसका विशद विवेचन किया गया है। यह भारत की संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों की निष्पक्ष प्रदान होता है। यह प्रतिवर्ष अपनी संपरीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में प्रस्तुत करता है। किसी राज्य के लेखा संबंधी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं और उसे राज्य विधानसभा के समक्ष रखवाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है विधि मंत्री। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति करता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित किसमें है? पहला ऑप्शन है 19(1) आ में, दूसरा 19(1) बा में, तीसरा ऑप्शन 19(1) सा में, चौथा है 19(1) दा में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19(1) आ में जो है ये प्रेस की आज़ादी अंतर्निहित है। देखते हैं, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 4(5), दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 56-57, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 141 से अनुच्छेद 142, चौथा ऑप्शन है 245 से 246। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 245 से 246। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से बताने हैं? संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, दूसरा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, तीसरा है किसी राज्य के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, चौथा ऑप्शन है कि निर्वाचन सूचियां तैयार कराने का कार्य निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं, यानी कि जो निर्वाचन आयोग है वो संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाता है और निर्वाचन सूचियां तैयार कराता है उसका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। पहला ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तीसरा ऑप्शन है कि राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तीसरा ऑप्शन है सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, चौथा ऑप्शन है दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से होते हैं आपको इसमें बताना है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, प्लस इसमें सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, फिर दिल्ली और पांडिचेरी के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। दूसरा ऑप्शन गलत होगा, तो 1, 3, 4 सही हो जाएगा आपका। व्याख्या देख लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरा है राष्ट्रीय राजधानी जैसे दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्य के विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है, तो ये 70वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? पहला ऑप्शन है संवैधानिक मशीनरी की विफलता में, दूसरा है बाह्य आक्रमण में, तीसरा है आंतरिक अशांति में, चौथा युद्ध और बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? युद्ध, बाह्य और आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह में 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। व्याख्या देख लेते हैं, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात को घोषणा करने की शक्ति निहित है। राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करने से पहले यह समाधान हो जाना चाहिए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है। उपरोक्त तीनों आधार पर ही आपात की घोषणा की जा सकती है। वास्तविक युद्ध या आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह आवश्यक नहीं है। यदि राष्ट्रपति को यह ज्ञान हो जाता है कि युद्ध और आक्रमण आदि संकट सन्निकट है तो घोषणा की जा सकती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति के विवेचित करता है? पहला अनुच्छेद 70, दूसरा अनुच्छेद 72, तीसरा अनुच्छेद 74, चौथा है अनुच्छेद 75। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 75 जो है देता है इसके लिए। ECGC संबंधित है, किससे संबंधित है? निर्यात संवर्धन से, निर्यात वित्तीय एवं बीमा से, निर्यात गुणवत्ता के प्रमाणन से, चौथा ऑप्शन है निर्यात आंकड़ों के प्रकाशन से। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? निर्यात संवर्धन से संबंधित है। तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, ये निर्यात संवर्धन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ बताना है, क्या होता है? पहला ऑप्शन है जहां कृषि और उद्योग को समान महत्व दिया जाता है, दूसरा ऑप्शन है कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान हो,
तीसरा ऑप्शन है कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो। चौथा ऑप्शन है कि जहां आर्थिक नियोजन और विकास के केंद्रों और राज्यों की समान भागीदारी हो। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जहां अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, वो क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। व्याख्या देख लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व होता है, जो एक दूसरे के सहयोग करते हुए आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। भारत में आज़ादी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, परंतु 1991 के बाद से ही निजी उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। पहला ऑप्शन है सन 1971 में, दूसरा ऑप्शन है 1975 में, तीसरा 1969 में, चौथा 1981 में। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा कि चारों ही विकल्प गलत हैं। ठीक है, तो आयोग ने जो उत्तर दिया था चारों विकल्प गलत थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने 1976 में पारित किया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जनता के दुर्बल वर्गों का आर्थिक और शारीरिक शोषण को रोकना और बंधुआ मजदूरी की प्रथा को समाप्त करने का। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। कारण है कि अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर सकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की सही व्याख्या भी कर। अगला प्रश्न है कि रडार का उपयोग में आता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, दूसरा है ध्वनि तरंगों को परिवर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, तीसरा है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, चौथा है वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। सही उत्तर क्या? रडार का इस्तेमाल होता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने में। व्याख्या देख लेते हैं। रडार यानी कि इसको कहते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग द्वारा माइक्रोवेव ऊर्जा का संप्रेषण संपदनों के रूप में एक संश्लेषित रणनीति रडार द्वारा किया जाता है। इसकी सहायता से एंटीना तक वापस आने वाली ऊर्जा की शक्ति तथा समय अवरोध की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार एक रडार प्रणाली से वायुमंडलीय वस्तु या पिंड की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आजकल इस उपयोग पृष्ठीय और वायुमंडलीय वस्तुओं का पिंडों की पहचान तथा उसकी दूरी, दिशा, ऊंचाई और गति को सटीक सूचना प्राप्त करने में की जाती है। अगला प्रश्न है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका निम्न में से क्या हो। पहला ऑप्शन है कि परमाणु भार समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो, दूसरा ऑप्शन है परमाणु भार भिन्न हो और परमाणु क्रमांक समान हो, तीसरा ऑप्शन है परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान हो, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा कि परमाणु भार भिन्न हो परंतु परमाणु क्रमांक समान हो। ठीक है, तो परमाणु भार भिन्न हो, परमाणु क्रमांक समान हो तो क्या कहलाएगा? समस्थानिक। अगला प्रश्न है भौतिक राशियों और एक तरफ सूची एक दी है, दूसरी तरफ सूची दो। भौतिक राशियों इकाई का मिलान करना है। तो पहला है त्वरण। ठीक है, तो त्वरण की इकाई क्या होती है? त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल की इकाई आप देखेंगे तो ये न्यूटन होती है। कार्य की इकाई जो होती है आपका होती है जूल और आपका आवेग की इकाई न्यूटन सेकंड होती है। तो ये सही मिलान हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों के ताप का प्रेषण समान होता है, जबकि ताप का मान जो होता है कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा 40 डिग्री। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक सूची में दिए गए उपकरण यंत्र, दूसरी सूची में है मापक की राशि। सही उत्तर मिलाना है इसको। सही उत्तर देखेंगे तो अमीटर का जो इस्तेमाल होता है वो मापक की राशि, अमीटर की मापक राशि जो है वो आपका धारा होगी और हाइग्रोमीटर की जो आपकी इकाई होगी वो मापक राशि होगी सापेक्ष आर्द्रता और बैरोमीटर से जो मापक राशि है इसकी है दाब और स्प्रिंग तुला से भार। ठीक है, तो ये मिलान सही हो गया। अगला है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा ऑक्जेलिक अम्ल, तीसरा है साइट्रिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल है। ठीक है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। व्याख्या देखते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल से बने यौगिक फेरस ऑक्जेलेट का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो है वो चींटी से, साइट्रिक अम्ल नींबू के खट्टे पदार्थ और एसिटिक अम्ल सिरके से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। पहला ऑप्शन है ऊन, दूसरा ऑप्शन है रेशम, तीसरा है चमड़ा, चौथा है नायलॉन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? नायलॉन जो है ये एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऊन में प्रोटीन होता है जो भेड़ के बालों से बनाया जाता है। रेशम के कीड़े अपने कोकून से रेशम का उत्पादन करते हैं। जानवरों के चर्म का चमड़े के सामानों में को बनाने में उपयोग होता है, परंतु नायलॉन जो है ये कृत्रिम उच्च कार्बन बहुलक द्वारा निर्मित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कूट को मिलाना है, इसमें उत्तर का चयन करना है, आपको सही बताना है कौन सा होगा। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है, यह योग्य नहीं रहता है। दूसरा है कथन कि हीरा, तांबे और
वह लोहे किससे कठोर होता है, तो हीरा जो है तांबे व लोहे से कठोर है। तीसरा कथन है कि वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। चौथा है कि नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा पहला और दूसरा, यानी कि कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है, जल उपयोग योग्य नहीं रह जाता है। दूसरा यह है कि हीरा जो होता है वो तांबे और लोहे दोनों से ही कठोर होता है, बाकी ये अन्य जो है गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चूंकि कठोर जल मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट उपस्थित रहते हैं, अतः ये साबुन के साथ क्रिया करके जल में अघुलनशील यौगिक बनाता है, जिसके कारण जल उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं होता। जल की कठोरता दूर करने के लिए इसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। हीरा सबसे कठोर धातु है। वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन 78%। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन, चौथा है गंधक। सही उत्तर क्या हो जाएगा, कार्बन जो है वो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है, उत्तर ज्ञात करना है। कथन दिए गए हैं कि पीतल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। दूसरा कथन है कि मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। तीसरा कथन है कि पारदर्शित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। चौथा है कि फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला अनिवार्य रसायन है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा सही है। तो पीतल तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है, सही बात है। इसके बाद मैग्नेटाइट एल्युमिनियम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसका ये नहीं सही है। पारदित जो सम्मिश्रण में पदार्थ है जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है, ये भी सही है। और चौथा भी सही है कि फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला अनिवार्य रसायन है। अगला प्रश्न देखते हैं। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात करना है। इसमें लौह धातु होता है, ठीक है, लौह होता है इसमें, ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तीसरा है कि कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चौथा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। ठीक है, तो रुधिर वर्णिका में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो आपका सही जो उत्तर होगा वो पहला हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सही उत्तर दूसरा भी होगा, लाल रंग प्रदान करता है। तीसरा जो है ये आपका नहीं सही होगा, क्योंकि रोग प्रतिरक्षा के लिए नहीं होता, वो तो आपका WBC होता है। और ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये बात भी सही है। तो बात यहाँ पे हीमोग्लोबिन की गई थी, तीनों ही कथन सही हैं। तो लाल रक्त जो RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होता है। इसमें लौह पाया जाता है, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाने का काम करता है, इन्हीं के द्वारा संपादित होता है। रोग प्रतिरक्षा कार्य करने में WBC करता है। ठीक है, श्वेत रक्त के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, बताना है। पहला ऑप्शन है अदरक, केसर, अफीम, सन। तो अदरक आप देखेंगे, जो अदरक तो राइजोम है, सही है। ठीक है, इसके बाद केसर जो है ये बीज बता रहे हैं, तो केसर जो है बीज नहीं होता, ये पुष्प होता है। अफीम जो है, अफीम की डूडी, ये भी सही है। सन जो है तना, ये भी सही है। ठीक है, तो गलत मतलब सही उत्तर इसका क्या होगा, केसर। तो उसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो अदरक देखेंगे तो राइजोम होता है, केसर देखिए पुष्प होता है, अफीम जो होती है अफीम की डूडी होती है, और सन जो है तना होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैथ के प्रश्न शुरू हो गए, मैथ और रीजनिंग के। तो आप देखेंगे कि त्रिभुज में आपको बताना है कि कौन कितने जो है त्रिभुजों की संख्या है। तो हम इसमें केवल उत्तर आपको बता देंगे, वरना समय बहुत ज़्यादा लगेगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो है 12 है। ठीक है, तो इसमें त्रिभुजों की गणना आप करेंगे तो इसमें 12 त्रिभुज है। अगला है कि श्रृंखला दी गई है, इसमें गैप आपको भरना है, तो इसकी दो अलग अलग दो संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 64 और 82। ठीक है, अगला है कि विक्ट्री को अगर ये लिखा जाता है तो फेलर को कैसे लिखा जाएगा, फेलर को लिखा जाएगा B, ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि A के अंक B से अधिक हैं परंतु C से कम है, D के अंक E से कम है और B के अंक E से अधिक हैं, अधिकतम अंक प्राप्त किए गए थे, क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर C द्वारा। अगला प्रश्न है पेस्टर शब्द के अंतिम 5 अक्षरों के कितने सार्थक क्रम बनाए जा सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा इसका D। अगला प्रश्न है कि ऑटोमेटिकली शब्द में से निम्न में से कौन शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं। तो आपके निम्न ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें सही जो है ऑटोमेटिकली से नहीं बनाए जा सकते हैं, सही उत्तर आपका हो जाएगा C, यानी कि 2 और 4। ठीक है, तो दूसरा और चौथा। ठीक है, तो बाकी बनाए जा सकते हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा C। अगला प्रश्न है कि 10, 50 के मध्य की एक रूढ़ संख्या x है, तो उनके अंकों को उलटफेर करने के उपरांत प्रभावहीन रहती है, उसके वर्ग होगा, सही उत्तर है इसका 121। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 9 है, व्युत्क्रम का योग 1/12 है, तो संख्याएं होंगी, सही उत्तर होगा 3 और 6। अगला प्रश्न है, एक रेलवे स्टेशन पर एक डाउन ट्रेन प्रति 2 मिनट तत्पर तथा एक अपर ट्रेन प्रति 3 मिनट पर गुजरती है, तो 30 मिनट की कितने ट्रेन गुजरेगी, 30 मिनट में कितनी ट्रेनें गुजरेंगी, सही उत्तर हो जाएगा 25। ठीक है, अगला है कि 1000 व्यक्तियों के प्रतिदर्श उनके हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं के ज्ञान का सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वेक्षण परिणाम नीचे दिए गए आरेख में प्रदर्शित है। उन व्यक्तियों की संख्या का जो उन तीनों भाषाओं में से किसी एक को नहीं जानते हैं, उन व्यक्तियों की संख्या जो इन तीनों भाषाओं को जानते
ठीक है, तो ये डायग्राम दिया गया है, इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पे आपका सही उत्तर आएगा 1/। अगला है कि 2 ग्राम रामपुर श्यामपुर में जनसंख्या 55% और महिलाओं की जनसंख्या 45%। रामपुर में साक्षरता स्तर पुरुषों का 55%, महिलाओं का में 45% है। ग्राम श्यामपुर में यह दर पुरुषों में 45%, महिलाओं 55% है। ऐसे में बताने कौन से कथन सही है? तो सही कथन जो है वो ग्राम रामपुर में साक्षरता स्तर श्यामपुर से उच्च है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। पहला ऑप्शन है आपका घाघरा नहर, दूसरा केन नहर, तीसरा निचली गंगा, चौथा है शारदा नहर। सही उत्तर हो जाएगा शारदा नहर। अगला प्रश्न है कि सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा? तो सोनभद्र में आप देखेंगे तो इसमें पाई जाती है आपका यूरेनियम भी पाई जाती है, पाइराइट भी पाई जाती है और डोलोमाइट भी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अनुसूचित जातियों में कौन सी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है? तो इसमें आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जाति है भोक्सा पाई जाती है और आपकी थारू पाई जाती है।